नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेटवर्क यानी डीजीएनआर न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम जिस स्थान पर मौजूद हैं वहां का धार्मिक इतिहास बेहद समृद्ध रहा है। ये वो स्थान है जहां पर चिंतामन गणपति भक्तों की चिंताएं हरते हैं तो माँ हर सिद्धि हर कार्य की सिद्धि करती है। यहाँ काल भैरव मदिरा पान करते हुए भक्तों का भरण पोषण करते हैं। तो ये वही स्थल है जहाँ पर श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण कर दी। और उन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ देवों के देव महादेव अपने दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में भक्तों को दर्शन देकर निहाल करते हैं और महाकाल कहलाते हैं। लेकिन उज्जैन जैसे इस शहर में कोरोना संक्रमण काल का वो दौर ऐसा रहा कि उसने काल की गणना करने वाले इस स्थल को भी बुरी तरह से प्रभावित किया। लेकिन मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है और राहत भी महसूस कर रहा हूँ कि इंदौर के बाद अब उज्जैन भी एक ऐसा शहर बन चुका है, चुनिंदा शहर बन चुका है, जहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पर काबू पाया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उज्जैन के कलेक्टर श्री आशीष सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से 2 महीने पहले जब आशीष सिंह जी उज्जैन के कलेक्टर बने थे तब उज्जैन की तस्वीरें बहुत ज़्यादा डरावनी थी, क्योंकि संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और उससे ज़्यादा डरावनी हकीकत ये थी कि मृत्यु की दर उज्जैन की जो थी उसने कई राज्यों को पीछे कर दिया था। 6 से 7 मई के बीच जब आशीष सिंह जी ने पदभार ग्रहण किया तब 42 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी थी। लेकिन वो कौन सा ऐसे रास्ते थे, ऐसे कौन से उपाय थे जिस पर चलकर कोरोना की क्रूरता पर काबू पाया गया और अब आने वाले समय में कोरोना के भय के बीच किस तरह से उज्जैन में जारी सदियों पुरानी परंपराओं का निर्वहन किया जाएगा और उसके साथ साथ उज्जैन के विकास को किस तरह से रफ्तार दी जाएगी, ये बड़े सवाल हैं। और ऐसे सभी सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ आशीष सिंह जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर, जब ज्वाइन किया था आपने, जैसा मैंने बताया, मृत्यु की दर एक बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रही थी, लगातार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा था। आज हम काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में उज्जैन को देख रहे हैं। ऐसे कौन से वो कार्य रहे जिसने वैक्सीन का काम कर दिया? देखिए, निश्चित रूप से जब मैंने करीब 1.5 महीने पहले, 50-55 दिन पहले यहाँ पर ज्वाइन किया था, उस समय यहाँ की स्थिति काफ़ी भयावह थी। जैसा आपने बताया कि यहाँ की जो मृत्यु दर थी वो लगभग 25% के आसपास थी और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी लोगों में। और जो कोरोना का संक्रमण था वो लगभग पूरे शहर में फैल गया था, जो बेगम बाग से शुरू होकर, और ख़ास तौर पर उसको जोड़ा जाता है जो धरना वगैरह हुआ था ATCA वाला, वहाँ से उसके बाद में वो मालीपुरा पहुँचा। मालीपुरे से जो सब्जी वितरण की व्यवस्था थी उसके माध्यम से वो पूरे शहर भर में फैल गया था। तो एक तरफ डेथ रेट्स हमारी बहुत ज़्यादा थी, मुझे लगता है देश में हाईएस्ट होगी। दूसरी तरफ संक्रमण पूरे शहर भर में फैल गया था और लोगों में एक दहशत का माहौल था। और ख़ास तौर पर जो RD मेडिकल कॉलेज था, जो मुख्य था, उसको लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। इन सभी फ्रंट्स पे हम लोगों को काम करना था। बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन हमारी पूरी टीम ने, और जैसा कि मैं चूँकि इंदौर से आया था, इंदौर का एक्सपीरियंस मेरे पास में था, ख़ासतौर पर सर्वे का काम जो वहाँ पर हुआ था, तो उन सब एक्सपीरियंसेस से सीख लेते हुए और अपनी टीम के सहयोग से सारी चीज़ों पर हम लोगों ने सारी चीज़ों को टैकल करना शुरू किया। जहाँ तक हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात थी, RD की बात थी, तो मैं स्वयं PPE किट पहनकर जो पॉजिटिव वार्ड था कोरोना पेशेंट्स का, वहाँ पर गया। वहाँ पर जाके मैंने उनका हालचाल जाना, उनसे पूछा कि क्या क्या कमियां हैं जिसके कारण उनको कुछ समस्याएं आ रही हैं और जिसके कारण जो बाहर की जनता है वो RD के प्रति निगेटिव और सामने आने के प्रति निगेटिव है। कोरोना के सिम्टम अगर आते भी हैं तो उसको सामने लोग नहीं ला रहे थे। तो जब वहाँ पे जाके मैंने हालचाल मरीज़ों के पूछे और जो कुछ वहाँ पे कुछ कमियां थी उनको दुरुस्त कराया, तो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज उसका गया, लोग सामने आने लग गए और वहाँ की जो हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं थी उनमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ। दूसरा, ख़ास तौर पर जो ऐसे मुस्लिम एरियाज़ थे जहाँ पर लेट प्रेजेंटेशन के केस हो रहे थे, जिसकी वजह से मृत्यु दर बढ़ी थी, कि लोग जब बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे थे तभी डॉक्टरों के पास आ रहे थे, वहाँ पर हम लोगों ने ढेर सारे मोहल्ला क्लिनिक खोले और उन मोहल्ला क्लिनिक्स में जो वहीं के लोकल डॉक्टर्स थे उनको अपने डॉक्टर्स और अपने स्टाफ नर्स के साथ में हमने बैठाया। कुछ कुछ ऐसे क्लिनिक थे जहाँ 200-200, 250-250 लोग डेली OPD के लिए आते थे और जैसे ही उनको दिखता था कि कोई कोरोना का सस्पेक्ट केस है, तत्काल हम लोग सैंपलिंग कराते थे और उनका इलाज शुरू करा देते थे।
इसके अलावा जो लोकल डॉक्टर्स थे, चाहे वो मुस्लिम एरियाज़ के हों, चाहे दूसरे एरियाज़ के हों, उनको हम लोगों ने सर्वे के काम में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया। सर्वे में अपनी टीम के साथ में लगाया, तो जो लोगों का सहयोग था हमारी सर्वे की टीम को, उसको बहुत बल मिला। और इंदौर की तर्ज पे जो वहीं का सॉफ्टवेयर था, उसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने ऐसे लगभग 30-40 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए जहाँ पर वायरस पहुँच चुका था, लेकिन लोगों को अभी तक उसका एहसास नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर कोरोना फैला हुआ है। हमारी सर्वे की टीम ने पहले ही जाकर उसका पता लगा लिया। ढेर सारे सैंपल हम लोगों ने वहाँ से कराए, वहाँ के लोगों को क्वारंटीन किया, वहाँ के लोगों का इलाज कराया, और ऐसे सारे हॉटस्पॉट्स हम लोगों ने इस तरीके के सर्वे की टीम के माध्यम से चुन चुन कर ख़त्म किए। अच्छी बात यह है कि लोग हमारे पास नहीं आए, हम ही पहले उनके पास तक पहुँचे, इसीलिए जो मृत्यु का आंकड़ा था ख़ासतौर पर ऐसे एरिया से, वो काफ़ी कम रहा। सर, जब आपने ज्वाइन किया था, दो बड़ी बातें आपने कही थी कि एक तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को हम माइक्रो लेवल पर ले जाएंगे उस पूरे सिस्टम को, और दूसरी आपने एक और महत्वपूर्ण बात की थी कि टेस्टिंग और सैम्पलिंग को लेकर भी हम लोग कुछ क्राइटेरिया बढ़ाना चाहते हैं। उसका कितना एक आपको फ़ायदा मिला? देखिए, निश्चित रूप से जिस समय मैंने ज्वाइन किया था, उस समय डेली लगभग 50 या 60 हमारे जो है वो सैंपल्स हो रहे थे, और उन सैंपल्स की रिपोर्ट भी कहीं 6 दिन से पेंडिंग थी, कहीं 7 दिन से पेंडिंग थी। मैंने आते ही जो सबसे पहला काम किया कि जितनी भी हमारी पेंडिंग रिपोर्ट थी, हमारी जो सुप्राटेक लैब है, प्राइवेट लैब है एक अहमदाबाद में, वहाँ पर सैंपल्स भेज के पूरी पेंडेंसी हम लोगों ने ज़ीरो करी, और उसके बाद धीमे धीमे सैंपल्स की संख्या बढ़ाते गए। आज हमारी कल की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1000 सैंपल्स जो हैं हम लोगों ने डेली किए थे, तो हम लोगों ने 50 से बढ़ाकर उसको 1000 तक पहुंचाया। और आज हमारा कोई भी ऐसा सैंपल नहीं होता है जो आज के दिन लिया जाए और जिसकी रिपोर्ट कल रात से ज़्यादा जो है वो पेंडिंग रहे। 36 घंटे के अंदर हमारी सारी 100% रिपोर्ट जो है पिछले 1.5 महीने से हम लोग दे रहे हैं। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि जैसे ही कोई सस्पेक्टेड केस दिखता है, अगर हम लोग तत्काल उसका सैंपल लेके उसका रिजल्ट आ जाता है तो उसको आइसोलेट भी कर सकते हैं, उसका इलाज भी जल्दी चालू होता है। तो इससे संक्रमण का आगे खतरा भी टलता है, और साथ साथ मरीज की जो चिकित्सा है वो भी बहुत आसानी से हो जाती है। दूसरा, आपने जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का बताया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और डेली हमारे जो 2 घंटे रहते हैं शाम को 5 से 7 के बीच में, वो केवल और केवल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए रहते हैं, जिसमें मेरे और एसपी साहब के द्वारा जितने भी कंटेनमेंट एरियाज बने होते हैं एक दिन पहले के, उनका सबका भ्रमण किया जाता है, सबसे चर्चा की जाती है, उनके परिवार वालों से उनसे जानने की कोशिश की जाती है कि संक्रमण आखिर हुआ तो हुआ कैसे। उसके बाद जब लौट कर हम लोग आते हैं तो एक कंट्रोल रूम में जितने भी लोग हैं, चाहे हमारे आरआरटी के लोग हों, पुलिस के लोग हों, डॉक्टर्स हों, एसडीएम्स हों, सीएसपीज़ हों, सब लोग बैठकर उसका एनालिसिस भी करते हैं कि ये जो केसेस कल आए थे उनके क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं, कैसे संक्रमण की चेन बनी होगी। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बहुत गहन समीक्षा हमारे द्वारा डेली करी जाती है, जिससे कि संक्रमण की चेन को हम लोग ब्रेक कर सकें। सर, इंदौर में निगम आयुक्त रहते भी आपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सेंटर में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उज्जैन में भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आया कि आखिर उज्जैन में कहां से कोरोना संक्रमण ने प्रवेश किया था? क्योंकि इंदौर में अब तक जो जानकारी मिली है उसमें दूध विक्रेता और सब्जी विक्रेताओं के माध्यम से शहर में ये तेजी से फैला। क्या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के आधार पर आप ये बता पाएंगे कि उज्जैन में कैसे प्रवेश हुआ कोरोना संक्रमण का? देखिए, उज्जैन में जो पहले केसेज आए थे वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो सीए वाले प्रोटेस्ट थे उनसे संबंध रखते हैं, लेकिन वैसे इक्का दुक्का केसेस थे। उसके बाद से जो मुख्य रूप से प्रसार हुआ है इसका संक्रमण का, उसके पीछे यहाँ पर भी जो एक सबसे बड़ा कारण था वो सब्जी का जो विक्रय था वो था। और ख़ास तौर पर एक जो यहाँ पर माली मोहल्ला बेगमपुरा जैसे इलाके हैं जहाँ के लोग शामिल रहते हैं इस आर्थिक गतिविधि में, तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा प्रसार हो गया। अगर इन दो मोहल्लों की हम लोग बात करें तो लगभग 150 के आसपास केसेज हमारे इन्हीं दो मोहल्लों से निकले होंगे, और इनके माध्यम से पूरे शहर भर में भी ये चीज़ जो है फैली। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन जो हमारा मेडिकल स्टोर्स है, मेडिकल स्टोर्स भी एक बीच में कुछ 10-15 दिनों के लिए जब हम लोगों ने जो दूसरे हॉटस्पॉट थे वो कम कर लिए, लेकिन जो इक्का दुक्का केसेस मिलते रहे वो हमारे मेडिकल स्टोर्स की वजह से भी मिलते रहे। तो हमने सारे मेडिकल स्टोर्स के जो संचालक हैं उनकी सबकी बैठक बुलाई, उनको बताया कि क्या क्या कारण है जिसके माध्यम से संक्रमण उनके माध्यम से भी फैल रहा है, और साथ में जो मेडिकल स्टोर के लोग हैं वो भी उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो हम लोगों ने उनकी ट्रेनिंग करी, और बहुत खुशी की बात है पिछले अगर 15-20 दिनों की बात करें तो एक भी केस हमारा मेडिकल स्टोर पे ना तो आया है और ना मेडिकल स्टोर के माध्यम से संक्रमण फैल रहा है।
तो ये कुछ कुछ कारण थे जो हम लोगों की समझ में आए हैं। सर, जब हम देखते हैं कि एक रेशो पूरा कम हो जाता है, जब हम उज्जैन की रिपोर्ट देखते हैं तो एक राहत मिलती है कि कोई कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला, ज़ीरो लिखा होता है आगे। लेकिन क्या ऐसे समय जवाबदारियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कई बार जब ज़ीरो आता है तो एक जो डर भय वो दूर हो जाता है और लापरवाहियाँ थोड़ी बढ़ जाती है। निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल सही है कि आज की स्थिति में हमारे पास में लगभग 2 दिन से लगातार हम लोग ज़ीरो की पोजीशन में हैं। हमारे कोई भी नए केसेस नहीं निकल रहे हैं। पिछले अगर 15-20 दिनों की बात करें तो ये संख्या 2 या 3 से ज़्यादा कभी नहीं रही है। लेकिन ये जितनी सुकून देने वाली बात है, उतनी ज़्यादा, जैसा आपने बोला, कि सावधान करने वाली बात भी है। एक्टिव पेशेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो कल की स्थिति में केवल 23 हमारे एक्टिव पेशेंट्स बचे थे, जो संख्या एक समय 350-400 हुआ करती थी। लेकिन जब ऐसे रिजल्ट आते हैं तो निश्चित रूप से जनता की एक मानसिकता होती है कि जिस जनता ने हमको इतना सहयोग किया, इतना त्याग और बलिदान किया पूरे लॉकडाउन के समय, और उसी का परिणाम है कि हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे हैं। लेकिन जैसे ही ये संख्या कम होती है, निश्चित रूप से लोग थोड़ा रिलैक्स होते हैं, तो हमको और भी ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। और ज़िला प्रशासन की तरफ से कोरोना स्क्वाड नाम से हम लोगों ने टीम्स बनाई हैं, जिसमें जितने भी जिला स्तर के अधिकारी हैं उनको सुनिश्चित किया गया है कि सप्ताह के कम से कम 1 दिन उनको कोरोना की ड्यूटी करनी होती है, बाकी 6 दिन वो अपने डिपार्टमेंट का काम कर सकते हैं। उसमें लगातार हम लोग ध्यान रखते हैं कि ऐसे इलाके जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है या जो संवेदनशील है, वहाँ पर वो टीम जाती है, मास्क पहनने के ऊपर लगातार कार्रवाई करती रहती है। तो हम लोग जागरूकता के साथ साथ जो फ़ाइन वाला सिस्टम है उसको भी अख्तियार किए हुए हैं। डेली हमारा लगभग 20,000 के आसपास का फ़ाइन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के कारण कलेक्ट हो रहा है, और आगे इस चीज़ पे और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे केसेस कम हो रहे हैं वैसे वैसे लोगों में थोड़ी जो जिम्मेदारी की भावना है, निश्चित रूप से एक मानसिकता होती है कि लोगों को लगता है कि वायरस बचा नहीं है, तो उसी हिसाब से लोग रिएक्ट करते हैं। लेकिन प्रशासन को उतना ही ज़्यादा मुस्तैद रहने की आवश्यकता है। सर, एक सामान्य शहर और एक धार्मिक शहर में इस तरह की चुनौतियां सामने आती तो किसी भी योजना, किसी भी निर्णय को अमली जामा पहनाने में अपेक्षाकृत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है। चूँकि उज्जैन का एक इतिहास पूरा धर्म से भरा हुआ है, पुराणों में उज्जैन का उल्लेख है और सदियों से यहाँ पर तमाम परंपराएं निभाते हुए लोग आ रहे हैं। अब आने वाला समय त्यौहार का है, श्रावण मास का त्यौहार है। आज भी हमने देखा कि पूरे प्रशासनिक अमले ने महाकाल मंदिर का और पूरे सवारी रूट का निरीक्षण किया। सर, किस तरीके से अब आने वाले समय में इन चीज़ों को महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबकी भावनाओं का भी ध्यान रखना है और उसे लोगों को कोरोना से भी मुक्ति दिलाना है, कैसे मैनेज किया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम लोग महाकाल मंदिर की ही बात करें तो वो न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, पूरे देश भर की धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यहाँ के आर्थिक गतिविधियों से भी काफ़ी जुड़ा हुआ है। कई सारे लोगों का रोज़गार जो है इस पर आश्रित है। तो इसीलिए हम लोगों ने काफ़ी पहले ही, लगभग 8 तारीख के आसपास ही इसकी योजना पिछले महीने की बनाई थी कि हम लोग मंदिर को लिमिटेड तरीके से शुरू करें, और उसमें भी जनप्रतिनिधियों और जनता का बहुत ज़्यादा सहयोग हमको प्राप्त हुआ। हम लोगों ने प्री बुकिंग के आधार पर मंदिर की व्यवस्था बनाई, जो पूरी तरीके से सफल है। आज भी जितने भी लोगों को दर्शन करने आते हैं वो लोग अपनी प्री बुकिंग करा लेते हैं, और आराम से उनको 15-20 मिनट के अंदर वहाँ महाकाल के दर्शन हो जाते हैं। सेम टाइप की व्यवस्था हम लोग सावन में भी आगे चालू करने वाले हैं। ख़ास तौर पर जो कांवड़ियों को लेके एक संशय था, क्योंकि आसपास के सभी इलाकों से कांवड़ियाँ यहाँ पर एकत्र होते हैं, तो इस बार हम लोगों ने इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इतने सारे लोग आसपास के अगर झुंड में यहाँ पर आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के स्थानीय लोगों को उसका कोरोना संक्रमण का खतरा रहेगा। इसके अलावा जो दर्शन व्यवस्था यथावत चलती रहेगी। बाबा महाकाल की सवारी को लेके भी जितने भी समाज के वर्ग हैं, सभी लोगों में ये पूरी तरीके से ये विश्वास है कि हम लोगों को कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए इस बार सवारी के स्वरूप में भी थोड़ा बहुत बदलाव करना चाहिए, चाहे वो रूट को लेके हो, चाहे वो श्रद्धालुओं की संख्या को लेके हो, शामिल होने वाले लोगों की संख्या को लेके हो। उस पर भी लगभग आम सहमति बन चुकी है। धार्मिक पूरी तरीके से शहर है, इसमें ढेर सारे मंदिर हैं, तो बाकी सारे मंदिरों को भी हम लोग, धार्मिक स्थलों को भी अगले 1 तारीख से खोलने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे जो नॉर्म्स हैं सावधानी के, उनका हम लोग लगातार पालन कराते रहेंगे। जो कोरोना स्क्वाड की टीम है उसको हम लोगों ने जो लिस्ट दे रखी, उसमें उनके इलाके के मंदिर भी शामिल हैं। एक बार वो उनका भी मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे दूसरे धार्मिक स्थल हो, उनका भी उनके द्वारा भ्रमण किया जाएगा, इंस्पेक्शन किया जाएगा, और अगर कहीं पर कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो उसके संबंध में कार्रवाई करी जाएगी। सर, सवारी का क्या स्वरूप होगा सर इस बार?
देखिए, सवारी चूँकि परंपरा का पार्ट है और परंपरा का निर्वहन मुझे लगता है कि अवश्य होना चाहिए, तो हम लोग सवारी निश्चित रूप से निकालेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर जिन इलाकों से शहर के निकलती अगर हम लोग वहाँ पर निकालेंगे, तो निश्चित रूप से लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा वहाँ पर इकट्ठी होगी और हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग जिस तरीके से इस स्थिति में पहुँचे हैं, जो हमारे कोरोना का सुधार हुआ है, हम लोग वापस कोई ऐसी गलती कर दें जिससे कि हमको फिर पीछे लौटना पड़े। इसके लिए हम लोगों ने कुछ रूट जो हैं 1-2 वैकल्पिक आइडेंटिफ़ाई किए हैं कि अगर हम लोग वहाँ से निकालते हैं तो निश्चित रूप से लोग जो है कम संख्या में वहाँ पर वैसे तो श्रद्धालुओं को इसमें शामिल होने की मनाही होगी, लेकिन वहाँ पर रूट मैनेज करना आसान होगा। कुछ 1-2 रूट हम लोगों ने ऐसे चिन्हांकित किए हैं। तो ऐसे वैकल्पिक मार्ग हैं जिन पर कल प्रबंध समिति की बैठक में निर्णय भी लिया जाएगा। श्रद्धालुओं को उसमें शामिल होने की मनाही रहेगी, लेकिन हम लोग उसका ऑनलाइन उतना ही प्रचार प्रसार तेज़ करेंगे। जो लाइव उसका प्रसारण होगा सवारी का, वो न केवल हम लोग वेबसाइट के माध्यम से करेंगे बल्कि ऐप के माध्यम से भी करेंगे और इसके अलावा लोकल जो टीवी चैनल्स हैं उन पे भी हम लोग उसका प्रसारण करेंगे। इस बार और ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल करके, ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल करके भी हम और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से उसका जो लाइव प्रसारण है सवारी का, वो कराने की कोशिश करेंगे। सर, किसी भी धार्मिक नगरी में रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम मंदिर और लोगों की श्रद्धा ही होती है। अभी वर्तमान में पूजन सामग्री सहित तमाम जो वस्तुएं उनकी बिक्री बंद है। कब तक उन्हें राहत मिलने की संभावना या उसको लेकर भी कोई प्लानिंग? देखिए, काफ़ी कुछ जो अभी बंदिशें बची हुई हैं उनको मुझे लगता है कि आगामी 1 तारीख को हम लोग रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पर जो एमएचए की गाइडलाइंस हैं, गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस है और जो राज्य शासन की गाइडलाइंस हैं, हमको जितनी भी चीज़ों को अलाउ करने के लिए अधिकृत करेंगे, सारी की सारी चीज़ों को उज्जैन में उनको अलाउ किया जाएगा, क्योंकि आर्थिक गतिविधि भी उतनी ही आवश्यक है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए लोगों को अब एक तरीके से जो सामान्य जनजीवन है उसको चलते हुए कैसे इससे सावधानी रखी जाए, कैसे इससे बचा जाए, इसको सीखना भी आवश्यक है। इसीलिए जितनी भी चीज़ें हम लोग खोलने के लिए अधिकृत होंगे, सारी चीज़ें 1 तारीख से खोली जाएंगी। सर, कोरोना से जंग लड़ने के साथ एक और महत्वपूर्ण जवाबदारी आपके पास में थी, वो थी गेहूं की खरीदी की। और इस बार इस दौर में भी उज्जैन के आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी में उज्जैन ने कीर्तिमान स्थापित किया है। वो सर कैसे संभव हो पाया? देखिए, निश्चित रूप से इस बार गेहूं खरीदी की अगर हम लोग बात करें तो उज्जैन कहीं भी टॉप 5 जिलों में शामिल नहीं रहता था, लेकिन इस बार हम लोग दूसरे नंबर पर हैं मध्य प्रदेश में। और जो पारंपरिक ज़िले हैं जहां पर गेहूं खरीदी बहुत अधिक मात्रा में होती है, चाहे विदिशा हो, चाहे सीहोर हो, चाहे रायसेन हो, चाहे हरदा हो, इन सबको हमने क्रॉस कर दिया है। केवल और केवल होशंगाबाद हमसे आगे है और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, 30-40 हज़ार टन से आगे है। 8.5 लाख टन के आसपास हम लोगों ने इस बार गेहूँ खरीदा है। निश्चित रूप से जितने भी कृषक बंधु हैं वो सब लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। सभी लोगों ने बहुत मेहनत करके ये जो है रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन इसके साथ साथ चुनौतियां भी बहुत बड़ी आई, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक नहीं है कि हम लोग इतनी ज़्यादा खरीदी करें। इसका स्टोरेज की समस्याएं थी, परिवहन की समस्याएं थी और साथ में कोरोना भी चल रहा था। लेकिन हमारी पूरी टीम ने और जितने भी खास तौर पर किसान से संबंधित यूनियंस हैं, संघ हैं, उनके द्वारा बहुत हम लोगों को सपोर्ट किया गया, जनप्रतिनिधियों के द्वारा हमको बहुत सपोर्ट किया गया। हमारी टीम ने बहुत मेहनत से काम किया। हम लोगों ने पूरा का पूरा गेहूं खरीदा, सभी किसानों का जितना गेहूं बनता था पूरा का पूरा खरीदा और सभी का ट्रांसपोर्टेशन और जो वेयर हाउसिंग है उसकी सुनिश्चित कराई है। 10-20 हज़ार टन का हमारा भी गेहूं बचा हुआ है, उसका भी ट्रांसपोर्टेशन 1-2 दिन में हो जाएगा। सर, कोरोना काल के चलते देश भर के तमाम महत्वपूर्ण बड़े शहर जहाँ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कार्य जारी हैं, काम बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। अब उनकी भी रफ्तार पर ध्यान केंद्रित करना है। उसको लेकर आप लोगों ने किस तरह की प्लानिंग की है? सीवरेज की एक बड़ी समस्या उज्जैन में हम देखते हैं। महाकाल के सौंदर्यीकरण का जो पूरा प्रोजेक्ट था वो फिलहाल अधर में दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय में विकास कार्यों को लेकर किस तरह से आगे बढ़ने की तैयारी है और अभी कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जिनको आपने प्राथमिक तौर पर शुरू भी करवा दिया है? देखिए, शासकीय जितने भी कार्य चल रहे थे उनकी अनुमति पिछले 1 महीने से ही करने को हो गई थी। लेकिन निश्चित रूप से जो टीमें मोबिलाइज़ करनी होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स बाहर के होते हैं, उनको लेबर्स वगैरह लाने होते हैं, लेबर्स का मूवमेंट काफ़ी बाहर की तरफ हो गया है, तो उसमें थोड़ी दिक्कतें ज़रूर आई हैं। लेकिन हमारी तरफ से सभी को परमिशन जारी कर दी गई है। चाहे सीवर वाला काम हो, चाहे हमारा मंदिर वाला काम हो, इसकी साप्ताहिक रूप से और पाक्षिक रूप से समीक्षा भी की जाएगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट हमारे प्रोजेक्ट हैं वो तत्काल कंप्लीट हो।
सर आने वाले समय को लेकर आपका सपना उज्जैन को लेकर क्या है? कोई ऐसा सपना जिसको लेकर आप चाहेंगे कि अगर वो पूरा होता है तो आपको लगेगा कि हाँ उज्जैन में कुछ बहुत बेहतर करने किया है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि उज्जैन में सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो बाबा महाकाल का मंदिर है, और उसको लेके हम सभी लोगों को बहुत अच्छा काम करने के लिए अग्रसर होना चाहिए, और उसकी हम लोग मास्टर प्लानिंग करा रहे हैं। ऐसी प्लानिंग करा रहे हैं कि अगले 10-15 साल नहीं, कम से कम 100, 150, 200 सालों की हम लोग प्लानिंग करें। इसके लिए पूरा का पूरा जो एरिया है आसपास का, जिसमें कि कुछ लैंड एक्विजिशन भी शामिल होंगे, उसमें कुछ जो पुराने स्कूल्स हैं उनका अधिग्रहण करके वहाँ पर उनका डेवलपमेंट भी शामिल है, मंदिर के अंदर का भी डेवलपमेंट शामिल है। तो वो मास्टर प्लान का ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया है। भले ही वो काम एक साथ में पहले ना हो पाए, लेकिन हमारी मास्टर प्लानिंग रहे और उसके लिए जितनी जगह की आवश्यकता है उसकी प्रोसेस हम लोग शुरू करा दें। तो मंदिर का ऐसा मास्टर प्लान जो अगले 200 सालों के लिए हो, उसको कराए जाने की मेरी योजना है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अगर हम लोग बात करें तो कुपोषण जो है वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा एक लक्ष्य रहेगा कि हम लोग कोशिश करें कि उज्जैन को पूरी तरीके से कुपोषण से मुक्त करा दिया जाए। शिक्षा के संबंध में भी, और ख़ासतौर पर अगर महाकाल मंदिर से हम लोग जो वहाँ का फंड है उसको प्रयोग करके अगर गरीबों की शिक्षा के लिए और ख़ास तौर पर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी के लिए अगर काम करें तो मुझे लगता है उसमें भी अच्छी उपलब्धि मिलेगी। सर निजी स्कूल और सर उसके साथ साथ अभिभावकों के लिए भी एक बीच में रस्साकशी का माहौल है। उज्जैन में किस तरह की सर प्लानिंग है इस रस्साकशी को दूर करने की? देखिए, अभी बहुत ज़्यादा ऐसी शिकायतें जो हैं वो नहीं आई हैं। इक्का दुक्का 1-2 स्कूल से शिकायत आई थी, तो मेरे द्वारा उनसे स्वयं पर्सनली बात करके उस चीज़ को रिज़ॉल्व करा दिया गया है। और इस मामले में सभी को क्लैरिटी है कि जो राज्य शासन ने तय किया है कि केवल ट्यूशन फ़ी ली जाएगी, केवल और केवल वही लेनी है। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की स्थिति हमको मिलती है कि इस नियम का पालन नहीं हो रहा है, तो हमारे द्वारा बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चाहे वो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे स्कूल को सील करने की कार्रवाई हो, वो भी हम लोग करने से नहीं चूकेंगे। जो भी राज्य शासन के आदेश हैं वो सभी स्कूल प्रबंधकों को मानने पड़े। सर अंतिम सवाल के तौर पर उज्जैन की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, उज्जैन की जनता का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके सहयोग की वजह से ही हम लोग आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि 2 दिनों से लगातार कोरोना के 0 केसेज आ रहे हैं। 23 केवल हमारे एक्टिव केसेस बचे हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ सच्चाई ये भी है कि वायरस अभी भी हमारे बीच में है। काफ़ी जगहों पर ये वायरस फैला हुआ है। अगर ज़रा सी भी असावधानी हम लोगों ने रखी तो वायरस को फैलते हुए देर नहीं लगेगी। वायरस जो है लगातार अपने नए नए ठिकाने वो तलाशता रहता है, तो हम लोग उसको ये मौका वायरस को ना दें। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का जो है लगातार प्रयोग करें, हमेशा प्रयोग करें, और अनावश्यक रूप से बाहर जाने से बचें। अगर हम लोग ऐसा करते रहेंगे तो निश्चित रूप से उज्जैन को हम लोग ग्रीन जोन में शामिल करा लेंगे। तो ये है उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उज्जैन को कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में तैयार किया गया और आज लगभग इस वायरस के खिलाफ उज्जैन जीत के करीब पहुंच चुका है। तो एक काबिल अफसर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, ये साबित करके दिखाया है उज्जैन के कलेक्टर श्री आशीष सिंह जी ने। लेकिन अब इसी के साथ उज्जैन की जनता की भी जवाबदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो लड़ाई कोरोना संक्रमण के खिलाफ शुरू की है उसमें जनता की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो हम भी आपसे यही निवेदन करेंगे कि तमाम गाइडलाइंस का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उसके साथ साथ मास्क भी ज़रूर पहनें। फिलहाल मेरे सहयोगी नीलेश करोसिया और मनोज कुशवाहा के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन डीजियाना न्यूज़ के साथ आप लगातार बने रहिए। नमस्कार।